देश की विपक्षी पार्टियां सब एक रंग में रंग गई है। सब ने एक ट्रेंड सेट कर लिया है कि विदेश जाकर देश की बुराई करो और इस कार में सभी पार्टी एक ही लाइन में चल रही है। ये सब शुरू किया सबसे पहले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने और अब उसी परिपाटी पर आप भी चल पड़ी है। विपक्ष के लोग ये भूल जाते हैं कि बाहर के देशों में वो सबसे पहले भारतीय हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। लेकिन विपक्ष तो बाहर जाते हुए भी देश का नहीं, अपनी पार्टी के प्रतिनिधि बनकर विदेशी सरजमी पर मोदी विरोध का झंडा बुलंद कर देते हैं। इस बार ये महान काम आपकी नेता आतिशी मारलीना ने किया है। मोदी विरोध के चक्कर में कैसे उन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ब्रिटेन में दिए भाषण को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान भारत की स्थिति श्रीलंका से भी खराब बताए जाने पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने आतिशी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे देशद्रोह बताया है। आतिशी ने कैम्ब्रिज यूनियन इंडिया कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर एट 100 में बोलते हुए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और केजरीवाल सरकार की तारीफ की। आतिशी ने दावा किया कि भारत में 2020 से 2022 के बीच सिर्फ अरबपतियों की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि भूखे लोगों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आप मंत्री ने दावा किया कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि भारत में बढ़ते अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है। 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो 2020 से 2022 के बीच बढ़ा है और ये देश में भूखे लोगों की संख्या है, ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020 में ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। आतिशी ने यह भी कहा कि हमें बताया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गई है। कहा जाता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली G30 इकोनॉमी है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि किसी देश की सही स्थिति के बारे में मानव विकास सूचकांक ज्यादा अच्छा बताता है। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में भारत 142वें स्थान पर है। आप नेता ने कहा कि इस मामले में श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश भारत से आगे है। आतिशी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी मारलीना का बयान शर्मनाक है। उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए शर्म से। जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के बारे में बाहर जाकर गलत बोलना, झूठे आंकड़ा पेश करना, ये देशद्रोह का मामला बनता है। बीजेपी नेता ने कहा कि वो कह रही हैं कि 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उनको दिखाई नहीं देता 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। पार्टी का विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करने लगते हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है। तो देखा आपने कैसे आतिशी के बयान पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगाती आई है कि बीजेपी हमेशा से बदले की राजनीति करती है, लेकिन असल मायने में तो बदले की राजनीति कांग्रेस करती नजर आ रही है। समकालीन राजनीति में सभी लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, लेकिन देश के सभी राजनेताओं एक राजनीतिक सूचिता को हमेशा से जीवित रखा कि आपसी मतभेद कितने भी चरम पर हो, लेकिन देश में महानायकों के प्रति हमेशा से कृतज्ञता का भाव रखा था। हो कुछ भी जाए, लेकिन उनका सम्मान हमेशा से बना रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस राजनीतिक सूचिता को भूलती जा रही है। कांग्रेस करे तो ठीक, लेकिन अगर वैसा ही फैसला बीजेपी करे तो कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगती है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य के स्कूलों में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के मुताबिक किताबों में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर अध्याय हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही वीर सावरकर को भी किताब से गायब कर दिया गया है। वहीं सावित्रीबाई फुले, चक्रवर्ती सुलेबेले, इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू के पत्र और BR अम्बेडकर पर लिखी कविता को जोड़ा जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए सभी परिवर्तनों को वापस कर रही है। वहीं जब केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में 3 मूर्ति भवन परिसर में मौजूद
नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी किया तो कांग्रेस तिलमिला गई। नाम बदलने को लेकर बवाल हो गया और कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, लेकिन वही काम कांग्रेस कर्नाटक में कर रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक में कैबिनेट के बैठक के बाद कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में बीजेपी के समय लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई। इसे रद्द करने के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में बिल लाएगी। वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने के फैसले के बाद देश भर में विवाद शुरू हो गया है और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि सिद्धारमैया सरकार के फैसले ने कांग्रेस के हिंदू विरोधी और देश विरोधी छवि पर मुहर लगा दी है। एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी के फैसलों को कर्नाटक में पलट रही है, वहीं दूसरी तरफ नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नामों को बढ़ावा देती रही है। इस साल के अंत में 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, जहां से लोकसभा की लगभग 63 सीट आती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी जोर आजमाइश लगा रखी है। कांग्रेस ने कर्नाटक फतह हाल ही में किया है, जिसके बाद कांग्रेस में भी जोश हाई है। कांग्रेस ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि हम आने वाले चुनाव में भी फतह हासिल करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की इस बात को लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं मान रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट भी हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए बुरी खबर आई है। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक विपक्ष का सारा खेल खराब होने वाला है। दरअसल चुनाव से पहले सर्वे भी आने शुरू हो गए हैं कि आने वाले चुनाव में कौन करेगा फतह और किस पार्टी का परचम आगामी चुनाव में लहराने वाला है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। जनता को अपने पाले में लाने के लिए वादों और दावों का दौर भी चल रहा है। इस बीच इसी सप्ताह आए एक सर्वे ने बीजेपी की जीत की संभावना जताई है। 24 मई से 12 जून के बीच किए गए सर्वे में 46,000 लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी राय दी। कुल 230 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 119 से 129 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। सर्वे में बीजेपी के लिए 2 सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सबसे अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय बताया है, तो वहीं पीएम मोदी के कामकाज से 90% लोग खुश या संतुष्ट हैं। इस सर्वे में लोगों से जब मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा नेता का नाम पूछा गया तो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे रहे। मध्य प्रदेश के मामा के रूप में मशहूर शिवराज सिंह चौहान को सबसे अधिक 36% लोगों ने पहली पसंद बताया। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 23% लोगों ने अपना पसंद बताया है। मतलब शिवराज कमलनाथ से 13% आगे हैं। लोकप्रियता का यदि ऐसा अंतर चुनाव तक बरकरार रहता है तो नतीजों पर इसका बड़ा असर होगा। सर्वे में महज 6% लोगों ने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 10% लोगों ने नाम लिया। तो देखा आपने कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर बाजी मारती दिख रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष का मनोबल गिर जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बस बजने ही वाली है। हर दल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन बीजेपी ने फिर से इस चुनाव के मुद्दे तय कर दिए कि आखिर 2024 में अहम मुद्दे रहने क्या वाले हैं। बीजेपी की राजनीतिक रणनीति इसलिए भी मजबूत है कि भले ही विपक्षी पार्टी चुनाव से पहले कितनी ही शोरगुल कर ले, लेकिन चुनाव तो विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के पिच पर ही खेलना होगा, जहां उसका जीतना लगभग मुश्किल ही है। क्या है खबर और कैसे बीजेपी ने विपक्ष को अब जाल में फंसाने की रणनीति तैयार कर ली है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की सिफारिश कर दी है और इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
सरकार चाहती है कि इस मसले पर किसी फैसले से पहले नैरेटिव तैयार किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और उससे पहले ये कवायद हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश लग रही है। यही नहीं, जनवरी 2024 को राम मंदिर के लोकार्पण की भी तैयारी है। ये एक भव्य आयोजन होगा और कई दिनों तक कुछ कार्यक्रम भी चलाने की योजना है। उत्तराखंड और गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों में तो समान नागरिक संहिता को लेकर पैनल भी बनाए गए हैं। खबर के मुताबिक बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सरकार या पार्टी समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन जनता के बीच इसे लेकर माहौल जरूर बनाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि अगले कुछ समय में इसे लेकर चर्चा शुरू हो, ताकि जब फैसला लिया जाए तब तक एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में तैयार हो सके। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में समान नागरिक संहिता को लेकर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी विकास के साथ ही हिंदुत्व को भी चुनाव के एजेंडे में रखना चाहती है। जनसंघ के दिनों से ही बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता को लेकर अपने कोर मुद्दे के तौर पर प्रचारित करती रही है। आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया और अदालत के फैसले से राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में अब बारी समान नागरिक संहिता की है, जो 2024 के चुनाव के बाद लागू किया जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी आने वाले कुछ समय से एक्टिव हो सकती है, ताकि लोगों का समर्थन जुटाया जा सके और 2024 चुनाव को लेकर भी विकास के साथ हिंदुत्व का माहौल बने। ऐसे में अगर बीजेपी इस मुद्दे पर 2024 के चुनाव से पहले एक्टिव होती है तो विपक्ष की मुसीबत और बढ़ सकती है। लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष के लिए बीजेपी को रोकना असंभव जैसा हो सकता है, क्योंकि 2024 के जनवरी में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है, जिसको लेकर भी देश में हिंदुत्व का माहौल बनेगा। इसके अलावा समान नागरिक संहिता बीजेपी के लिए बोनस का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।